तो मैं हूँ गरिमा और आप सुन रहे हैं मेरे साथ बुक ऑडियो पर जुलूस की भीड़, जिसे लिखा है भवदूष पांडे जी ने। शुरू करते हैं आज जुलूस की भीड़ की अगली कहानी, जिसका नाम है अथ श्री सुखई कथा। बात 19वीं सदी के उत्तरार्ध की है। अंग्रेजों का शासन पूरे भारत में लगभग स्थापित हो चुका था। कुछ ही रियासतें अंग्रेजों के प्रभुत्व से अभी भी दूर थी। उत्तर भारत में एक ऐसी भी रियासत थी जो अपने बल और शौर्य की वजह से अंग्रेजों से लोहा ले रही थी। मधुसूदन गढ़ इस रियासत का नाम था। राजा किशन प्रसाद का पराक्रम और जनता का अपने राजा से लगाव इस गढ़ की स्वतंत्रता के प्रमुख कारण थे। सुखई लाल राजा के खानदानी नौकरों में से एक था। सुखई लाल के बाप दादा इस रियासत में नौकर हुआ करते थे। इस परिवार की स्वामी भक्ति के कारण सुखई राजा का विश्वास पात्र था। सुखई को राजा के प्रशासन के हर तंत्र की जानकारी थी। वह राजा साहब के महल और राज्य दोनों जगह समान रूप से सेवा करता था। चूंकि सुखई की ड्यूटी दिन रात थी, इसलिए राजा साहब ने अपने महल के एक कोने में उसे एक छोटा सा घर दे दिया था। सुखई अपनी जीवन संगिनी और अपने 5 साल के बेटे चिराग के साथ रहता था। सुखई दिन रात साहब की सेवा में लगा रहता, लेकिन जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता वह भागा भागा अपनी कुटिया में आता और चिराग को अपने कंधे या पीठ पर बैठाकर घुमाता। चिराग सुखई की आंखों का तारा था। एक राजकुमार की तरह परवरिश होती थी चिराग की। सुखई नहीं चाहता था कि उसकी अपनी हीनता उसके चिराग में आए। राजा किशन प्रसाद को बहुत दिनों के बाद पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी। जब राजकुमार मानवेंद्र पैदा हुए थे, तब राजा साहब ने सभी कर्मचारियों को सोने की मुद्राएं दिया था। सुखई को आज भी वो दिन याद है जब राजकुमार साहब पैदा हुए थे। आज राजकुमार करीब 3.5 साल के हैं। राजकुमार की हर पसंद और नापसंद का ध्यान रखने के लिए कई कर्मचारी रखे गए थे। राजकुमार की परवरिश ऐसे हो कि उनमें मृगेंद्रता के गुण आए, इसका विशेष ध्यान रखा गया था। उन्हें महल के किस बच्चे के साथ खेलना है और किसके साथ नहीं, पहले से निर्णित था। आप कितने भी नियम कानून बना ले, बच्चे मन के राजा होते हैं। यह बात अगर अभिभावक स्वयं समझ ले तो ठीक है, नहीं तो बालहट उन्हें समझा ही देता है। नन्हे मानवेंद्र को महल में खेलने के लिए कोई साथ का बच्चा नहीं मिलता था, सो चिराग से उसकी दोस्ती हो गई थी। सिद्धांत मानवेंद्र के अंग रक्षकों की जिम्मेदारी थी कि वह उन्हें चिराग के साथ खेलने से रोके, लेकिन मजबूरी भी थी कि राजकुमार साहब खुश रहें। जीत राजकुमार की जिद की ही होती थी और इसका परिणाम था कि बाल राजकुमार और चिराग अच्छे दोस्त थे, जिससे राजा साहब बेखबर थे। समय के साथ अंग्रेज देश के हर हिस्से को अपने कब्जे में लिए जा रहे थे, लेकिन मधुसूदन गढ़ उनकी आंखों का किरकिरी बना रहा। राजा साहब को अंग्रेजों ने कई बार प्रलोभन दिया कि वह अपना राज्य अंग्रेजों के हवाले कर दे, जिसके बदले में उनके रियासत की सदैव सुरक्षा की जाएगी। जब यह युक्ति काम न आई तो उस क्षेत्र के अंग्रेज कमांडर ने अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी भेजी। महल इतना सुरक्षित था कि इसका व्यू अंग्रेज नहीं भेद पाए। राजा साहब के सैनिकों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। रियासत महत्वपूर्ण तो था, लेकिन इतनी भी नहीं कि दूसरे इकाइयों से और सैनिक बुलाकर मधुसूदन गढ़ को जीता जाए। स्थानीय कमांडर को समझ में आ गया था कि जब तक रियासत के अंदर के लोग भेद ना दें, तब तक मधुसूदन गढ़ की रियासत को जीता नहीं जा सकता है। एक दिन की बात है, चिराग और मानवेंद्र महल के आंगन में खेल रहे थे। मानवेंद्र के हाथ में खिलौना देखकर चिराग ने उससे छीन लिया। उसकी इस हरकत से नाराज मानवेंद्र ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। चिराग कहाँ पीछे रहने वाला था, वो मानवेंद्र से कहीं मजबूत। उसने मानवेंद्र को एक जोरदार मुक्का दे मारा। 4 साल का बाल राजकुमार इस मुक्के को सहन नहीं कर पाया और तेजी से रोने लगा। उसकी आवाज इतनी तेज कि रानीवास से राजा साहब भागे भागे आए और पता चलते ही चिराग को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। चिराग तमतमा उठा और दहाड़े मारकर रोने लगा। सुखई और उसकी पत्नी दौड़े दौड़े आए और चिराग को गोद में उठाकर अपनी छोटी सी कोठरी में तरफ बढ़ गए। इस घटना की रात को सुखई बहुत व्यतीत था। बार बार उसके हाथ उठ रहे थे उस व्यक्ति पर
जिसने उसके चिराग के गाल पर थप्पड़ मारा था, लेकिन सामने राजा का चेहरा देखकर उसके हाथ रुक जाते। बच्चों की लड़ाई में बड़ों का क्या काम? बच्चे तो लड़ते हैं, रोते हैं, हंसते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। उनकी लड़ाई कोई खानदानी थोड़े है जो चलती रहेगी। कितना रोया मेरा बेटा आज। मैं नौकर हूँ अपना, लेकिन मेरे लिए मेरा बेटा राजा है। मेरा बेटा थोड़े ही आपके राजकुमार का नौकर है। मुझे कह देते तो मैं खुद ही बाहर चला जाता अपने बच्चे को लेकर। नहीं रहना है हमें इस कैद में अब बस। बेबस और व्यथित बाप यही सोचते सोचते सो गया। उधर अंग्रेजों के द्वारा मधुसूदनगढ़ को जीतने के लिए गुप्त प्रयास कर दिए गए। अंग्रेजों ने कई स्थानीय गुप्तचर किए जो इस गढ़ के गुड़ रास्तों की पोल पट्टी दे सके। गुप्तचरों ने खुफिया प्रमुख को सुखई के बारे में सूचना दिया। सुखई तो पहले से ही खफा था। उसे जब बाहर से सहारा मिला तो उसे राजा साहब से प्रतिशोध का मौका मिला। जब उसे कंपनी के अफसरों ने उसे सरकारी नौकरी का प्रस्ताव दिया तो वह विभीषण बनने को तैयार हो गया। सुखई ने राजा के किले के हर खुफिया रास्तों की सूचना अंग्रेजों को दे दी थी। महल के आकस्मिक रास्तों की भी खबर सुखई के माध्यम से फिरंगियों को मिल चुकी थी। अंग्रेजों की एक टुकड़ी ने अमावस की रात में राजा के महल पर आक्रमण कर दिया। उनकी सेना किले तक पहुंच गई और राजा को पकड़ लिया गया। मधुसूदनगढ़ अब अपनी संप्रभुता खो चुका था। पूरी रियासत अब ब्रिटेन के बनाए हुए इंडिया एक्ट के अधीन आ गई। राजा पर सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के आरोप में मुकदमा चला और अंत में 3 साल की सजा सुनाई गई। सुखई को वादे के मुताबिक सरकारी विभाग में स्टोर कीपर की नौकरी मिली। सुखई का परिवार जो कई पीढ़ियों से राजा साहब की सेवा में लगा हुआ था, अब अंग्रेजों की सेवा में लग गया। सुखई को 5 रुपए का मासिक वेतन और एक कमरे का आवास कलेक्टरेट में मिला। सुखई खुश था कि उसने अपने चिराग का बदला ले लिया राजा साहब से। लेकिन क्या ये बदला गैर अनुपातिक नहीं था? एक थप्पड़ के बदले पूरी रियासत से गद्दारी कितनी उचित थी, खासकर तब जब आप विश्वास पात्र हो। खैर, अभी इन सब बातों से बेखबर सुखई अपनी अब शांत हुई प्रतिशोध की ज्वाला पर संतोष का अनुभव कर रहा था। सुखई दिन भर स्टोर से हर सरकारी विभाग को सामान निर्गत करता और उसे एक रजिस्टर में लिख देता। वह पुलिस बल की रसीद से लेकर बंदूक और कारतूस तक के भंडार का इंचार्ज था। कई बार थोड़ी बहुत हेरा फेरी से महीने में 1-2 रुपए और मिल जाते थे। उधर राजा साहब एक विचाराधीन कैदी की तरह महीने की एक नियत दिन पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आते थे। यदा कदा सुखई भी इस कोर्ट में सरकारी काम से जाता था। जेल में रहते रहते राजा साहब के चेहरे की आभा जा चुकी थी और शरीर भी कमजोर होने लगा था। कोई देखकर कह नहीं सकता था कि यह विचाराधीन कभी राजा रहा होगा। एक दिन राजा साहब कटघरे में खड़े थे, तभी वहाँ सुखई भी पहुँचा। मुकदमा समाप्त हुआ और राजा किशन प्रसाद को 3 साल की सजा सुनाई गई। सजा याफ्ता किशन लाल रोने लगे। सुखई वहाँ हाथ जोड़कर पहुँचा। जब तक सुखई कुछ बोलता उससे पहले से राजा साहब रोते हुए बोलने लगे। मुझे माफ करना सुखई, मैंने उस दिन गुस्से में तुम्हारे नन्हे पर हाथ उठा दिया था। सुखई यह सब सुनकर रोने लगा, लेकिन जब तक वह राजा साहब से कुछ कह पाता तब उन्हें पुलिस वाले जेल भेजने के लिए लेकर चल दिए। राजा अपने नौकर से माफी मांगे, चाहे जो भी स्थिति हो, बहुत बड़ी बात है। और सुखई के लिए तो यह और भी बड़ी बात थी क्योंकि वह खानदानी नौकर था। राजा साहब द्वारा मांगी गई माफी ने सुखई के मन में राजा के प्रति सहानुभूति के बीज डाल दिए। प्रथम स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने हर भारतीय को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया। प्रथम सैनिक विद्रोह और उसके बाद देश भर में एक हुए आंदोलनों ने जनता में उत्साह भर दिया था। जगह जगह सांस्कृतिक, राजनीतिक और वर्गीय समूह बनने लगे थे। अंग्रेजों ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए तमाम तरह के प्रलोभन और कई बार दमन का रास्ता भी अपनाया था। भारतीयों को सभ्य बनाना अंग्रेजों की जिम्मेदारी है का दावा करने वाले अंग्रेज वास्तव में भारत के कच्चे संसाधनों का दोहन करके भारतीय बाजार में बेचना चाहते थे। इसके लिए कानून व्यवस्था का सही रहना बहुत जरूरी था। इसी कानून व्यवस्था को बनाने रखने के लिए अंग्रेज किसी भी स्तर तक चले जा रहे थे।
कई बार निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से भी अंग्रेज नहीं हिचकते थे। जब कभी शहर में जुलूस ज्यादा निकलते तो कारतूस की खपत बढ़ जाती। यह कारतूस कभी हवाई फायरिंग करके डराने के लिए प्रयोग होते थे तो कभी निहत्थों पर गोली चलाने के लिए। बढ़ते कारतूस की खपत से सुखई परेशान था। अंग्रेजी हुकूमत से लोगों में दिनों दिन आक्रोश बढ़ता जा रहा था। किसान, व्यापारी, मजदूर और आदिवासी वर्ग प्रशासन के खिलाफ लामबंद होता जा रहा था। अंग्रेज थोड़ी बहुत ढील देकर स्थानीय लोगों को समायोजित कर तो रहे थे, लेकिन एक उभरते और आकांक्षी देश के लिए यह नाकाफी था। कांग्रेस के उदय ने इन आंदोलनों को एकीकृत करने में काफी मदद किया। छोटी छोटी रियासतों और क्षेत्रीयता की सीमाएं तोड़कर जनता एक देश के निर्माण की ओर अग्रसर थी। देशी और विदेशी की धारणा जनता के मन में अब बैठ गई थी। इसी धारणा का फल था 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ स्वदेशी आंदोलन। करीब 3 साल की सजा काटने के बाद राजा किशन प्रसाद अपने क्षेत्र में आए तो जनता ने खूब स्वागत किया। रियासत तो खत्म हो गई थी, लेकिन जनता के लिए अब भी किशन प्रसाद राजा ही थे। कहा जाता है कि नेतृत्व क्षमता कभी खत्म नहीं होती है। यही हुआ। उनके जेल से छूटने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने श्री किशन प्रसाद को उनके क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया। अब स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व उनके हाथों में था। विदेशी सामानों का बहिष्कार युद्ध स्तर पर हो रहा था। जिला प्रशासन कानून व्यवस्था कैसे भी बनाए रखना चाह रहा था। स्टोर विभाग में कारतूस और बंदूकों का स्टॉक बढ़ाया जाने लगा। सुखई को अंदर की खबर लग गई कि इनका इस्तेमाल कल होने वाला है स्वदेशी जागरण जुलूस के प्रदर्शनकारियों पर। सुखई के मन में अपने राजा साहब के प्रति सहानुभूति के बीज तो पहले ही पड़ गए थे और अब अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और योजनाओं ने अंदर तक हिला दिया था। स्टोर कीपर की सरकारी नौकरी ने सुखई के जीवन यापन में अवश्य ही काफी मदद की थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसकी कीमत उसने देशद्रोह होकर चुकाई थी। पहले उसने सिर्फ स्वामी भक्ति का अतिक्रमण किया था और अब वह मातृभूमि पर हो रहे अत्याचार का भागीदार बन रहा था। मालिक से गद्दारी तो एक बार क्षम्य हो सकती है, लेकिन माँ से गद्दारी माफी के काबिल नहीं। वह जो करने जा रहे हैं वह राजद्रोह होगा। क्या देश प्रेम के लिए राजद्रोह नहीं किया जा सकता है? ऐसे ही विचारों में डूबता उतरता सुखई उस रात को सो नहीं पाया और तड़के सुबह घर से कहीं निकल गया। दुकानदार और व्यापारी वर्ग ने स्वदेशी आंदोलन का भरपूर समर्थन किया। लोग खुलेआम विदेशी वस्तुओं को होली जला रहे थे। जगह जगह के जुलूस जिला मुख्यालय की तरफ बढ़ रहे थे। शहर के टाउन हॉल में कांग्रेस नेता स्वदेशी प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रहे थे, जो अंग्रेजों की नजरों में भड़काऊ थे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पहले लाठी चार्ज और उसके बाद गोली चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट ने जारी कर दिया। पुलिस बल ने गोली चलाना शुरू किया, लेकिन बंदूक चलते ही हर फायर फुस होने लगा। कारतूस का अगला समूह लगाया गया, वो सब भी फुस। पुलिस परेशान। निहत्थी भीड़ पर हमला तो हुआ, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। 1-2 मौतें हुई जो लाठीचार्ज और भगदड़ से हुई थी। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस आंदोलन के नायक श्री कृष्ण प्रसाद सुरक्षित रहे। उन पर भगदड़ में पुलिस बल ने कई राउंड गोलियां चलाया, लेकिन सब कारतूस फुस हुए और नायक श्री कृष्ण प्रसाद बच गए। हैरान अंग्रेजों ने इस घटना की एक उच्च स्तरीय जांच कराई। पता चला कि सुखई लाल, जो सरकारी भंडारों के स्टोर कीपर था, ने घटना के दिन तड़के सुबह सभी कारतूसों पर खूब पानी फेंका था, जिससे कारतूस खराब हो गए और फुस होने लगे। सुखई पर अंग्रेजों ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। सुखई लाल को अदालत ने दोषी पाया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इस तरह से मौत को गले लगाकर सैकड़ों निहत्थों की जान बचाने वाले सुखई इतिहास में सदा के लिए अमर हो गई। तो दोस्तों, यह थी कहानी आज श्री सुखई लाल की। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। माना कि सुखई ने गलती की थी, लेकिन उसने उस गलती को सही करने में भी कसर नहीं छोड़ी थी। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
लौटूंगी अगली कहानी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। धन्यवाद।